था। चैप्टर सेकंड ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 4 is concerned to the definition of sale and agreement to sell. A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price, and there may be a contract of sale between the one part owner and another. Subsection 2, a contract of sale may be absolute or conditional. Subsection 3, where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale. What is the definition of the sale as per subsection 3 of section 4? Where under a contract of sale the property in goods is transferred from the seller to the buyer, that contract is known as or called a sale. But where the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to the some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. What is the definition of the agreement to sell? That is provided after but. Where the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to the some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called only an agreement of sale, या agreement to sell. An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the condition are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred. When an agreement to sell converted into a sale, when the time which is fixed for the delivery of the that goods have been elapsed or expired, or the condition are fulfilled subject to which the property in the goods to be transferred by seller to the buyer, then the agreement to sell becomes a sale under subsection 4 of the section 4. अध्याय 2 देखेंगे आप इस एक्ट का, संविदा की विरचना से रिलेटेड है और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो विक्रय की संविदा है। धारा 4 मेन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उपधारा 3 जो है जिसमें विक्रय और विक्रय के करार की परिभाषा दे रखी है, ये मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। विक्रय और विक्रय करने के करार की क्या परिभाषा है? माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है। माल के विक्रय की संविदा जो है वो विक्रय भी हो सकती है और विक्रय का करार भी हो सकती है। वो विक्रय कब हो जाएगी? जब संपत्ति अंतरित कर दी जाएगी या कब्जा दे दिया जाएगा, और जब भविष्य में संपत्ति का कब्जा देने का वचन दिया जाए आदि या परिधान करने का वचन दिया जाए तो वो क्या होगा? वो विक्रय का करार होगा। माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है, अंतरित कर देता है तब तो वो विक्रय हो जाएगी, और अंतरित करने का करार करता है तो ये विक्रय का करार हो जाएगा। तो दोनों तरफ जा सकती है ये माल में की विक्रय की संविदा। और ये जो संविदा है एक भागिक स्वामी और भागिक स्वामी के बीच की है वो विक्रय की संविदा जो है वो हो सकती है। There may be a contract of sale between one part owner and another. Means एक प्रॉपर्टी जो है ए और बी की जॉइंट ओनरशिप में, उसमें ए का 50% शेयर है और बी का भी 50% शेयर। ए यदि बी को भी अपना शेयर ट्रांसफर करता है, ए पूर्ण स्वामी नहीं है, क्या है? आंशिक स्वामी है। एक आंशिक स्वामी जो है दूसरे आंशिक स्वामी को यदि माल में की संपत्ति को अंतरित करता है तो वो भी क्या है? वो भी विक्रय की संविदा में वो कवर होगी। सबसेक्शन 2, विक्रय की संविदा आत्यंतिक हो सकती है या सशर्त हो सकती है। आत्यंतिक का मतलब बिना शर्त की हो सकती है और सशर्त भी है वो हो सकती है विक्रय की संविदा। उपधारा 3 जो है जिसमें विक्रय और विक्रय के करार को परिभाषित कर रखा है, जहां की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतरित होती है, जहां की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतरित होती है तो वह संविदा वो क्या होगी? वह संविदा विक्रय कहलाती है।
वह संविदा जो है वो विक्रय कहलाती। ये विक्रय की परिभाषा है। यदि विक्रय की परिभाषा आपसे डिफाइन द सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 से केवल इतना पोर्शन लिखना है कि जहां की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतरित हो जाती है तो वो संविदा है वो क्या कहलाती है, वो जो है वो विक्रय कहलाती है। और विक्रय का करार, अगला जो पोर्शन है ये किंतु के बाद का, ये एग्रीमेंट टू सेल या विक्रय के करार की परिभाषा है। किंतु जहां की माल में की संपत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अध्ययन होना है जो तत्पश्चात पूरी की जानी है तो वहां जो है संविदा विक्रय करने का करार है वो कहलाती। वहां है या वह है, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, तो वह ही होगा, वहां थोड़ा ही होगा। डायरेक्ट में एरर है। वह संविदा जो है वो विक्रय करने का करार कहलाती। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति का अंतरण तत्काल नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और इसमें यह कहा जा रहा है कि 2 महीने बाद में हम आपको ये कार या मोटरसाइकिल है इसकी डिलीवरी करेंगे और ये कीमत होगी आदि। जो है ये टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक एग्रीमेंट में लिख दी। तुरंत संपत्ति का अंतरण न होता है, भविष्य में कोई समय दिया गया उसमें अंतरण होना है या कोई शर्तें लगाई गई है, उस शर्त के पूर्ण होने पर संपत्ति का अंतरण होना है विक्रेता से क्रेता को, तो वो संविदा क्या कहलाएगी, वो विक्रय का करार कहलाएगी। है वो उपधारा 3 के अनुसार। उपधारा 4, विक्रय करने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वो समय बीत जाता है या वो शर्तें पूरी हो जाती है जिनके अध्ययन माल में की संपत्ति अंतरित होनी। मान लो 2 महीने का टाइम लगेगा था, 2 महीने बाद में जो है ये मोटरसाइकिल का पोजीशन देंगे, तो 2 महीने की समाप्ति पर जब उसका पोजीशन दे दिया जाएगा तो वो विक्रय की संविदा किस में बदल जाएगी, वो विक्रय का करार, विक्रय करने का करार विक्रय में परिवर्तित हो जाएगा। या कोई शर्त अधिरोपित की थी, उस शर्त की पालना हो गई, पूरी हो गई वो शर्त, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, वो विक्रय का करार जो है वो विक्रय में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय or sell the goods for a price and acceptance of the such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both, or for the delivery or the payment by installments, or that the delivery or the payment or both shall be postponed. Subsection 2, subject to the provision of the any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, or partly in writing or partly by word of the mouth, or may be implied from the conduct of the parties. A contract of sale is made by an offer, by a proposal to buy or the sell the goods for the price and the acceptance of the such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both. Contract may provides for the delivery or the payment by installments, or that the delivery or payment or both shall be postponed. Such type of the provision may be included in contract for the sale. Subsection 2, subject to the provision of the any law time being in force, a contract of sale may be made in writing or may be oral. By word of mouth means be oral, or partly in writing or partly by word of the mouth, or may be implied from the conduct of the parties. संविदा जो है माल के विक्रय की संविदा होगी, उसकी फॉर्मेलिटी या प्रारूपिकता क्या है, धारा 5 में दे रखी है उसकी फॉर्मेलिटी के बारे में। विक्रय की संविदा कैसे की जाती है? विक्रय की संविदा कीमत पर माल का क्रय करने या विक्रय करने की प्रस्तावना और उस प्रस्तावना के प्रतिग्रहण के द्वारा की जाती है। विक्रय की संविदा जो है कीमत पर माल का क्रय और विक्रय करने का प्रस्तावना करके, और जब वो प्रस्तावना जिसको प्रस्तावना की गई वो स्वीकार कर लेता है, प्रतिग्रहित कर लेता है, ऐसी संविदा के माध्यम से की जाएगी। मींस फाउंडेशन क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस,
या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है सेल और बाई करने का, विक्रय या क्रय करने का जो है वो प्रस्तावना, और उस प्रस्तावना का जिस पार्टी को किया गया उसके द्वारा प्रतिगृहित या स्वीकार करने के द्वारा होगा। संविदा माल के तुरंत परिधान या कीमत के तुरंत संदाय के या उन दोनों के लिए या किस्तों में परिधान या संदाय के लिए, और इस बात के लिए कि परिधान या संदाय या दोनों जो है वो मुलतवी रहेंगे, ऐसे उपबंध कर सकती। ये जो विक्रय की संविदा है इसमें तुरंत परिधान और तुरंत संदाय का प्रावधान हो सकता है, किस्तों में परिधान और किस्तों में भुगतान का प्रावधान हो सकता है, और परिधान और संदाय या दोनों जो है पोस्टपोन या मुलतवी करने का प्रावधान भी हो सकता है। सबसेक्शन 2, किसी तत्समय प्रवर्त विधि के उपबंधों के अध्ययन यह है कि विक्रय की संविदा लिखित हो सकती है या वाचिक हो सकती है या भागतः लिखित और भागतः वाचित तौर पर की जा सकती है या पक्षकारों के आचरण से विवक्षित भी हो सकती है। अभिव्यक्त संविदा हो सकती है। अभिव्यक्त का मतलब लिखित या शब्दों द्वारा बोलकर, लिखित या बोले गए शब्दों द्वारा या लिखे गए शब्दों द्वारा, वो तो अभिव्यक्त संविदा हो गई। या इंप्लाइड भी हो सकती है, विवक्षित संविदा भी है वो हो सकती है, ओनली बाय द डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कब्जे का परिधान है वो करके भी है वो हो सकती है। बट इट इज नॉट एसेंशियल और नेसेसरी, मस्ट बी इन राइटिंग। लिखित में होना जो है गुड्स की सेल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका आवश्यक नहीं है, वो राइटिंग में हो सकती है, ऑरल हो सकती है, और पार्टली राइटिंग में और पार्टली ऑरल हो सकती है, और बाय कंडक्ट इंप्लाइड भी है वो हो सकती है। सेक्शन 6, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी कहाँ, 2.6 में। एग्जिस्टिंग की वहां नहीं पढ़ी थी, बट यहां इस इंटरप्रिटेशन में कवर हो जाएगी 6 में। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी ईदर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन और परचेज्ड बाय द सेलर और बी फ्यूचर गुड्स। The goods which form the subject of the contract of sale may be either existing goods. Which goods is considered existing goods? Which is owned or purchased by the seller at the time of the making contract for sale is considered a existing good, or maybe a future goods which may be manufactured, produced or acquired by the seller after the making the contract for the sale. Subsection 2, there may be a contract for the sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon the contingency which may or may not happen. Subsection 3, whereby a contract of sale the seller purports to effect a present sale of the future goods. Present sale of the future good, the contract operates as an agreement to sell the goods. धारा 6 देखेंगे आप, वर्तमान और भावी माल। वह माल जो विक्रय की संविदा का विषय हो, या तो वर्तमान माल हो सकता है जो विक्रेता के स्वामित्व और कब्जे में, जो विक्रेता के स्वामित्व और कब्जे में किस समय, विक्रय की संविदा के समय। विक्रय की संविदा के समय जो विक्रेता के स्वामित्व और कब्जे में है वो क्या है, वो एग्जिस्टिंग गुड्स है। क्या है, वो विद्यमान माल है, या वो क्या हो सकता है, फ्यूचर गुड्स, जो 2.6 में आपने परिभाषा पढ़ रखी है, वो भावी माल है वो हो सकता है, जिसका विनिर्माण, उत्पादन या अर्जन जो है विक्रय की संविदा के बाद में जो है आफ्टर है वो किया जाना है विक्रेता के द्वारा। वह वो ऐसा माल भी हो सकता है, भावी माल भी, और विद्यमान माल भी हो सकता है जो विक्रेता के जो है वो कब्जे में है या स्वामित्व में। उपधारा 2, उस माल के विक्रय के लिए संविदा हो सकती है जिसका क्रेता द्वारा अर्जन ऐसी अनिश्चित घटना पर अवलंबित हो जो घटित हो या न हो। अवलंबित क्या है, डिपेंड, अवलंबित हो जो घटित हो या न, मींस कंडीशनल भी हो सकता है। माल की विक्रय की संविदा जो है क्रेता द्वारा अर्जन जो है वो उसका अनिश्चित घटना के घटित होने या नहीं होने पर डिपेंड भी है वो हो सकता है। जहां विक्रय की संविदा द्वारा विक्रेता का भावी माल का क्या करना है, सांप्रतिक विक्रय, सेल द सेलर purport to effect a present sale of future goods। भावी माल का
वर्तमान विक्रय, सांप्रतिक तो गलत लिखा हुआ है, प्रेजेंट है ना वर्ड उसमें, इंग्लिश में प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान या विद्यमान। जहां की विक्रय की संविदा द्वारा विक्रेता का भावी माल का वर्तमान जो है वो विक्रय करना तात्पर्य, मीन्स माल तो बाद में मैन्युफैक्चर होगा बट उसको सेल एटसेट्रा करने का प्रेजेंट में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो वह संविदा जो है उस माल का विक्रय करने के करार के रूप में क्या होगी, इनफोर्स में। वो एग्रीमेंट टू सेल का प्रभाव रखेगी, वो क्या है, विक्रय के करार का प्रभाव रखेगी इस उपधारा 3 के अनुसार। सेक्शन 7, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पेरिशिंग मीन्स नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना आदि जो है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स defined in 214, where there is a contract for the sale of specific goods, the contract is void. That contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description. Contract means the subject matter of that contract, the goods either perished without the knowledge of the seller or they become so damaged as no longer to or capable to deliver the concerned buyer, then that contract is considered void within the meaning of the section 7 of the this act. संविदा के किए जाने से पहले माल का नष्ट होना। वैसे तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन से सेक्शन 20 से कनेक्ट करते हैं इसको, संविदा करने से पहले ही जो है वो माल नष्ट हो जाता है तो एग्रीमेंट वॉइड होता है। क्या होता है, वो शून्य होता है, करार शून्य होता है। बट ये स्पेशल लॉ है, स्पेसिफिक लॉ है, तो इसका ये प्रोविजन जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। 2J में कवर होने वाला जो शून्य संविदा है उसके अंदर कवर होगा ये। जहां की संविदा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए, आइडेंटिफाइड आदि जो माल है उसके जो है वो विक्रय के लिए, वहां यदि विक्रेता के ज्ञान के बिना वह माल उस समय जब संविदा की गई थी क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। विक्रेता को यह पता नहीं था विक्रय की संविदा करने के समय कि माल नष्ट हो गया है या इतना नुकसानग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था कि वो संविदा में के अपने वर्णन के अनुरूप जो है वो नहीं रह गया है, तो वो संविदा क्या होगी, शून्य होगी। जहां संविदा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए स्पेसिफिक टर्म है, क्या है, स्पेसिफाइड गुड्स, विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए और क्रेता की जानकारी के बिना या ज्ञान के बिना माल नष्ट हो गया था या इतना नुकसानग्रस्त हो गया था कि वो संविदा में जो वर्णन दे रखा है उसके अनुसार क्या है, वो नहीं रह गया है, उस सैंपल या डिस्क्रिप्शन के अनुसार है वो नहीं रह गया है, तो उस कंडीशन में वो संविदा का क्या प्रभाव होगा, वो वॉइड होगी। कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा, संविदा है वो शून्य होगी। सेक्शन 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल ए स्पेसिफिक गुड्स and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided. The agreement is thereby avoided. विक्रय से पूर्व किंतु विक्रय करने के करार के बाद, विक्रय करने के करार के बाद और विक्रय होने से पहले, सेल होने से पहले यदि माल नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे। जहां की करार विनिर्दिष्ट माल के विक्रय का है, स्पेसिफाइड गुड्स जो है उसको सेल करने का, और तत्पश्चात उस करार के पश्चात और इसके पूर्व की जोखिम क्रेता को है वो संक्रांत हो जाए, उससे पूर्व की जोखिम क्रेता को संक्रांत हो जाए। और जोखिम क्रेता को कब संक्रांत होती है, जब पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है या ओनरशिप या टाइटल उस गुड्स का
जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाता है, आगे किसी एक प्रोविजन में आएगी जोखिम कब संक्रांत है वो होती है। तो उस तारीख से मीन्स ओनरशिप और टाइटल या सेल कंप्लीट होने से पहले, विक्रय होने से पहले जो है माल क्रेता या विक्रेता की तरफ से किसी कसूर के बिना क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, किसी विज मेजर आदि के कारण जो है, ईश्वरीय कृत्य के कारण, या इतना नुकसानग्रस्त हो जाता है कि वो करार में के अपने वर्णन के अनुरूप नहीं रह जाता है, तो वो करार क्या है, करार तद्वारा शून्य हो जाता है, या वो जो है वो ऐसा करार जो है जिसकी पालना है वो नहीं हो सकती, अवहेलना करने लायक है, निराकरण करने लायक है, ऐसा है वो हो जाता है इस धारा 8 के प्रभाव से। क्या हुआ? एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। ये शून्यकरणीय जैसा प्रभाव है इसका, मेरे ख्याल से लिखा तो इसमें जो है अवॉइडेड, अवॉइड किसको किया जा सकता है, जो वॉइडेबल है, जो वॉइडेबल है, तो हमें अपना जो है वो कोई इंटरप्रिटेशन थोपना नहीं, इंग्लिश वाले अवॉइडेड याद रखें और हिंदी में जो लिखा गया है शून्य वही याद रखें। नेक्स्ट सेक्शन 9, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, कीमत का निर्धारण। द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स इन मैनर thereby agreed or may be determined by the course of the dealing between the parties. Subsection 2, where the price is not determined in accordance with the foregoing provision, means the according to the subsection first, the buyer shall pay the seller a reasonable price. What price? Buyer shall pay the seller a reasonable price, and what is the reasonable price is a question of fact. Is question of fact depends on the circumstances of the each particular case. Where price is not determined according to the subsection first of the section 9, then buyer shall pay the seller to a reasonable price, and what would be the reasonable price? It is a question of fact and depend upon the circumstances of the each particular case. धारा जो 9 है ये कीमत के निर्धारण के बारे में, कीमत को अभी निश्चित किया जाना, निर्धारित किया जाना। विक्रय की संविदा में की कीमत उस संविदा द्वारा नियत की जा सकती, उस कॉन्ट्रैक्ट में इटसेल्फ जो है वो कीमत के बारे में कोई पैरा हो सकता है, ये कीमत होगी इस माल की, या तद द्वारा करारित रीति नियत किए जाने के लिए छोड़ी जा सकती है। जिस रीति पर सहमत होते हैं पक्षकार, भविष्य में भी उसको निर्धारित करने के लिए जो है वो कोई मैनर का प्रावधान हो सकता है कि इस रीति से कीमत तय की जाएगी, वो मैनर स्पेसिफाइड हो सकता है, या पक्षकारों के बीच की व्यवहारचर्या जो है उसके द्वारा भी जो है वो अवधारित है, वो की जा सकती है। इंग्लिश में क्या था व्यवहारचर्या? कोर्स ऑफ डीलिंग, कोर्स ऑफ डीलिंग। पक्षकारों के बीच में जो है वो ट्रांजैक्शन जिस तरीके से होता है या जो है वो डीलिंग जिस तरीके से होती है, उस डीलिंग की रीति के अनुसार, उस डीलिंग के अनुक्रम में भी जो है वो अवधारित की जा सकती। इन तीनों में से कॉन्ट्रैक्ट में इटसेल्फ कीमत का निर्धारण हो सकता है, निर्धारण की कोई रीति जो है बाद में निर्धारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्रावधान हो सकता है, और पक्षकारों के बीच में व्यवहारचर्याओं द्वारा भी जो है वो अवधारित की जा सकती। उपधारा 2, जहां की कीमत पूर्वगामी उपबंध के अनुसार अवधारित नहीं की गई। पूर्वगामी का मतलब यहाँ क्या है? धारा 9 की उपधारा 1, धारा 9 की उपधारा 1 के अनुसार कीमत अवधारित नहीं की गई है, तो वहां क्रेता जो है वो विक्रेता को क्या देगा? युक्त कीमत देगा। वहां क्रेता जो है, क्रेता विक्रेता को जो है वो युक्त कीमत है वो देगा। और युक्त कीमत क्या है? ये कैसा प्रश्न है? ये तथ्य का प्रश्न है जो हर मामले की परिस्थितियों पर जो है वो निर्भर करेगा या अवलंबित है वो होगा। हर मामले की तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाएगा कि युक्त कीमत जो है वो क्या है। इसके बारे में कोई फिक्स रूल जो है वो नहीं बनाया जा सकता, या कोई विधि का नियम जो है वो नहीं है वो बनाया जा सकता। सेक्शन 10, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन
where there is an agreement to sell the goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party, and such third party cannot or does not make the such valuation, the agreement is thereby avoided. Agreement thereby avoided, provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefore. Where there is an agreement to sell the goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party, and if third party cannot or does not determine the such price, then that agreement to be avoided by the parties. Provided that if the already goods or any part of goods have been delivered to the buyer, then buyer is bound to pay the reasonable price of the such goods or the part of the goods. Subsection 2, where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or buyer. By the fault, definition of the fault is provided in 2.5. 2.5 is concerned to the fault. Fault means the wrongful act or default. Wrongful act and default. Where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or buyer, the party not in fault, means the innocent party, may maintain a suit for the damages against the party in fault. Innocent party, innocent buyer or innocent seller may institute a civil suit for obtaining the damages against the defaulter buyer or defaulter seller as per the subsection 2 of the section 10. धारा 10 देखेंगे आप, मूल्यांकन पर विक्रय करने का करार, जहां की इस निबंधन पर, इस शर्त पर माल का विक्रय करने का करार है कि कीमत किसी पर व्यक्ति के मूल्यांकन द्वारा नियत की जाएगी। थर्ड पार्टी को है वो तय करेगा कीमत क्या होगी, वो उसका इवोल्यूशन या वैल्यूएशन ऐड सकता है वो करके, और ऐसा पर व्यक्ति जो है वो क्या करता है, मूल्यांकन नहीं कर सकता इनकैपेबिलिटी एट सेक्टा के कारण, या नहीं करता अपने फॉल्ट से है वो नहीं करता है, तो वहां वो जो करार है वो क्या हो जाएगा, तद द्वारा शून्य है वो हो जाएगा, या उसको अवॉइड है वो किया जा सकता, अवहेलना की जा सकती है। परंतु यदि वो माल या उसका कोई भाग क्रेता को परिदत्त कर दिया गया हो, जिसकी वैल्यूएशन थर्ड पार्टी के द्वारा जो है वो की जानी है, कीमत जो है क्या होगी ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएट है वो करेगा, बट उसने नहीं किया, और माल या उसका भाग कोई क्रेता को डिलीवर हो गया, परिदत्त कर दिया गया और उसके द्वारा विनियोजित भी कर दिया, उसको उपयोग में भी ले लिया क्रेता ने जो है उस माल को, तब वो उसके लिए किस प्रकार की कीमत है वो देगा, जो माल डिलीवर हो गया उसका युक्त कीमत, जो रीजनेबल जो है वो प्राइस जो है वो पे की जाएगी। खाने पीने की चीजें थी आदि, वो भी गुड्स में ही कवर होती, और यूज कर लिया उसका, घी शक्कर आटा एटसेट्रा था, हलवा एटसेट्रा बना के जिम लिया, तो ऐसी कंडीशन में अब उसकी प्राइस जो है वो तय हुई नहीं थी, तो क्रेता जो है वो किस तरीके का है वो कीमत देने के लिए उत्तरदायी होगा, रीजनेबल प्राइस, युक्त जो कीमत है वो देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जहां की विक्रेता या क्रेता के कसूर से, या तो विक्रेता का कसूर है या क्रेता का कसूर है, ऐसा पर व्यक्ति मूल्यांकन करने से क्या हो गया, निवारित हो जाता है। जिस थर्ड पार्टी के द्वारा वैल्यूएशन निकालनी थी उसको रोक दिया किसने, क्रेता या विक्रेता ने वो फॉल्ट करके, तो वहां जिस पक्षकार का कसूर नहीं है, जिस पक्षकार का कसूर नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, इनोसेंट। क्या कहेंगे हम, इनोसेंट, निर्दोष पक्षकार कहेंगे हम उसको। वह उस पक्षकार के विरुद्ध जिसका कसूर है क्या कर सकता है, नुकसानी का वाद है वो ला सकता है, डैमेजेस का सिविल सूट जो है वो फाइल कर सकता है इस धारा 10 की उपधारा 2 के अनुसार। उसके फेवर में एक रेमेडी जो है वो कन्फर की गई है, एक उपचार है वो दिया गया है निर्दोष पक्षकार के पक्ष में। मान लो ए और बी जो है वो सेलर और बायर थे, और जेड नामक व्यक्ति जो है वो थर्ड पार्टी था, इसके द्वारा वैल्यूएशन जो है वो निकालनी थी उस माल की। ये जो है वो सेलर, उसने
ऐसा फॉल्ट किया कि जेड को वैल्यूएशन नहीं निकालने दी, आने ही नहीं दिया वहां माल तक देखने के लिए, कह दिया इधर आ गया गोली मार दूंगा, तो ऐसे करने रोक दिया उसको जो है, या सेलर के द्वारा माल उसके सामने ले जाया जाना था किसी पर्टिकुलर जगह पर, वो वैल्यूएशन करता, वो माल नहीं लेके गया वहां पर ताकि वैल्यूएशन की जाए, तो ये भी फॉल्ट में कवर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बी के फेवर में एक रेमेडी है सबसेक्शन 2 में, बी इनोसेंट पार्टी है। बी जो है वो क्या कर सकता है, ए के खिलाफ है वो सिविल सूट ला सकता है कि भैया तुमने वैल्यूएशन नहीं करने दी और इस वैल्यूएशन नहीं होने के कारण माल जो है वो मुझे नहीं मिला, डिलीवर नहीं हुआ, इसके कारण मुझे जो है वो नुकसान हुआ है, उसके लिए आप मुझे जो है वो नुकसानी या क्षतिपूर्ति दो। तो इस तरीके का सूट जो है वो इनोसेंट पार्टी डिफॉल्टर पार्टी के अगेंस्ट जो है वो सबसेक्शन 2 में फाइल कर सकती है। कंडीशंस एंड वारंटीज, सेक्शन 11 stipulations as to time. Unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulations as to the time of payment are not deemed to be a essence of the contract of the sale. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. Unless a different intention appears from the terms of the contract for sale, stipulation as to the time of payment, stipulation as to the time of payment or the price are generally not to deemed to be a essence of the contract for the sale. And any other stipulation as to the time except the time the delivery of the goods or otherwise the time limit is fixed, that is considered the may be considered the essence of the contract for sale or may not be considered the essence of the contract for the sale, and it is depends upon the terms and condition of the concerned contract. धारा 11 देखेंगे आप, समय के बारे में जो अनुबंध किए गए हैं विक्रेता और क्रेता के बीच में, क्या वो सेक्शन 55 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आदि के अंदर टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, समय संविदा का सार माना जाएगा या नहीं, उसी तरीके का कुछ विशेष प्रावधान इस धारा 11 में दे रखा है। जब तक कि उस संविदा के निबंधनों में कोई भिन्न हाथ से प्रतीत न हो, संदाय के समय के बारे में अनुबंध विक्रय की संविदा का मर्म जो है वो नहीं समझा जाएगा। संदाय के समय के बारे में अनुबंध जो है विक्रय की संविदा में सारवान या मर्मभूत है वो नहीं है, वो माना जाएगा। मींस उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, शून्यकरणीय है वो नहीं होगा, भले ही समय पर है वो भुगतान नहीं हुआ, कीमत का नहीं हुआ है तो वसूली का वाद लेके आ जाइए आप, बट उसके कारण जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉट बिकम्स वॉइडेबल, वो शून्यकरणीय है वो नहीं हो जाएगी। और समय के बारे में कोई अन्य अनुबंध या समय के बारे में कोई अन्य अनुबंध का मतलब कीमत के भुगतान के अलावा कीमत के संदाय से भिन्न कोई है, वो समय का कोई अनुबंध किया गया है, समय सीमा डाली गई, जैसे डिलीवरी की कोई टाइम लिमिट डाली गई है, तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है समय संविदा का सार। अन्य जो अनुबंध है वो संविदा का मर्म है या नहीं, यह बात जो है उस संविदा के किस पर है वो निर्बंध अवलंबित होगी, निर्बंधों पर। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो जो शर्तें और निर्बंधन क्या है, उन निर्बंधों के आधार पर तय किया जाएगा कि समय संविदा का सार था या नहीं था। और जहां तक बात जो है वो पेमेंट की है, उसको तो एसेंस माना ही नहीं जाएगा। समय पर है वो पेमेंट करना, ये समय जो है वो इस विक्रय की संविदा के अंदर जो है वो सार या मर्मभूत नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा कोई टाइम लिमिट लगाई गई है पेमेंट के अलावा, तो ये हो भी सकती है वो मर्मभूत है वो संविदा के लिए, और वो नहीं भी हो सकती है। ये उस संविदा के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके ऊपर निर्भर करेगा इस धारा 11 के प्रभाव से। सेक्शन 12 कंडीशन एंड वारंटी। A stipulation in a contract of sale with reference to the goods which are subject thereof may be a condition or warranty. Any stipulation which is contained in the contract either may be a condition or may be a warranty. Subsection 2 of section 12 is concerned to the definition of condition.
may be asked in the main exam. Define the condition in Sale of Goods Act 1930. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. Condition is a stipulation which is essential for the main purpose of the contract, and the breach of that condition gives rise to a right to treat the contract as repudiated. The such stipulation is considered a condition as per the subsection 2 of section 12. Essential to the main purpose of the contract is the crux of the definition of the condition. Subsection 3 is concerned to the definition of warranty. That is also important. A warranty is a stipulation, collateral, not essential, collateral to the main purpose of the contract, and the breach of which gives rise to a claim for damages. In case of the breach of the warranty, the right to claim for the damages, but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. Subsection 4, whether a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depends in each case on the construction of the contract. A stipulation may be a condition, though called a warranty in the contract. In contract that is mentioned as a warranty, the such stipulation may be considered a condition as per the last line of the subsection 4 of section 12. धारा 12 जो है शर्त और वारंटी के बारे में प्रावधान है। टाइटल से भी कोई प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, सबसेक्शन नंबर भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। शर्त को परिभाषित किया गया है 12(1) में, 12(2) में, 12(3) में, 12(4) में, और ये जो है वारंटी इसको परिभाषित किया गया है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। शर्त को परिभाषित करिए, वारंटी को परिभाषित करिए, ऐसा मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। उपधारा 1 देखेंगे आप, विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध जो उस माल के बारे में हो, जो संविदा का विषय है, वो शर्त भी हो सकता है स्टिपुलेशन, और वो वारंटी भी हो सकता है। कोई भी अनुबंध जो है, कोई भी निर्बंधन जो विक्रय की संविदा में लगाया गया है, वो शर्त भी हो सकता है और वो वारंटी भी हो सकता है। उपधारा 2 देखेंगे आप, जो शर्त की परिभाषा है इसके अंदर, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट कई बार मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। शर्त को परिभाषित करिए, वारंटी को परिभाषित करिए और इनके डिफरेंसेस भी बताइए। हो सकता है आज वाली क्लास में डिफरेंसेस नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में डलवा दूंगा मैं। शर्त और वारंटी के डिफरेंसेस भी है, वो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शर्त जो है वो किसे कहेंगे आप? शर्त संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए मरमभूत वह अनुबंध है। शर्त संविदा का जो मुख्य प्रयोजन है उसके लिए महत्वपूर्ण सारवान ऐसा अनुबंध है जिसका भंग करना उस संविदा को निराकृत मानने का अधिकार पैदा करता है। शर्त जो है संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए सारवान या मर्मभूत या महत्वपूर्ण जो है वो अनुबंध है, जिसका भंग करना जो है वो कैसा अधिकार उद्भूत करता है वो उस संविदा को निराकृत मानने का जो है वो अधिकार पैदा करता है। ऐसा अनुबंध है वो क्या कहलाएगा? वो शर्त है वो कहलाएगा। पहली बात तो संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए क्या है? एसेंशियल है। और दूसरी बात इसका ब्रीच या वॉयलेशन है वो कैसा अधिकार उद्भूत करता है? टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, उस संविदा को जो है वो निराकृत मानने का अधिकार है वो उद्भूत है वो करता है। वारंटी जो है ये 12(3) में परिभाषित कर रखी सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 में। वारंटी संविदा के मुख्य प्रयोजन का समपार्श्विक क्या है? अनुबंध क्या कह सकते हैं? निर्बंधन कह सकते हैं हम उसको। निर्बंधन ऐसा कोई प्रावधान कह सकते हैं उसको। वो या तो शर्त के रूप में होगा या वारंटी के रूप में वो होगा। माल साल भर के अंदर खराब होगा तो रिप्लेस कर देंगे,
इस तरीके का वो हो सकता है। एग्जैक्ट तो इसमें नहीं है। रिप्लेसमेंट वारंटी में होता है, शर्त में? वारंटी में होता है। वारंटी में जो है वो रिप्लेसमेंट है वो होता है। वारंटी संविदा के मुख्य प्रयोजन का समपार्श्विक वह अनुबंध है जिसका भंग नुकसानी के लिए दावा पैदा करता है। उस वारंटी को है वो भंग करना क्या है? क्षतिपूर्ति का दावा लाने का अधिकार उद्भुत करता है, किंतु माल को प्रतिप्रेक्षित जो है रिजेक्ट, माल को प्रतिप्रेक्षित करने और संविदा को निराकृत मानने का अधिकार पैदा नहीं करता है। कौन सा अधिकार उद्भुत करता है? जो है वो वारंटी का भंग होने पर नुकसानी के लिए दावा, क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने का अधिकार उद्भुत करता है। क्या माल को रिजेक्ट किया जा सकता है वारंटी के वो भंग होने पर? नहीं, रिजेक्शन का राइट नहीं है। क्या संविदा को निराकृत माना जा सकता है वारंटी के भंग होने पर? नहीं। किसके भंग होने पर जो है वो निराकृत माना जा सकता है संविदा को? शर्त के भंग होने पर। शर्त के भंग होने पर जो है वो संविदा को रेपुडिएट या निराकृत है वो माना जा सकता है उपधारा 2 के अंतर्गत। विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध शर्त है या वारंटी, यह बात हर मामले में उस संविदा के अर्थान्वयन पर अवलंबित या निर्भर है वो होती है। कोई भी अनुबंध जो है, कोई टर्म्स है वो डाली गई है, उसके अंदर जो है वो शर्त है या वारंटी, ये कैसे तय करेंगे? ये उस संविदा के अर्थान्वयन पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उस संविदा का जो है वो अर्थान्वयन है वो किया जाएगा। पक्षकारों का आशय क्या था, उन शब्दावली जो कॉन्ट्रैक्ट में यूज ली गई है उसका मीनिंग लगाकर, उसका अर्थ है वो देकर जो है उस पर है वो निर्भर करेगा। और कोई अनुबंध शर्त हो सकता है, यद्यपि संविदा में उसे किस रूप में है वो उल्लेखित किया गया? वारंटी के रूप में। कॉन्ट्रैक्ट में उसे वारंटी के रूप में मेंशन किया गया, वो शर्त भी कंसीडर किया जा सकता है यदि संविदा के ट्रू कंस्ट्रक्शन के अनुसार वो कंडीशन की श्रेणी में आता है, शर्त की श्रेणी में आता है। भले ही बाय मिस्टेक उसको वारंटी के रूप में मेंशन कर दिया गया है, वो क्या माना जाएगा? स्टिपुलेशन, वो जो है वो अनुबंध क्या माना जाएगा? वो शर्त है वो माना जाएगा उपधारा 4 के अनुसार।